हाय फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू गेट एंजियोग्राफी डन या फिर हमको एंजियोग्राफी कब करवानी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंजियोग्राफी क्या टेस्ट होता है। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसका मतलब कि हम उसे एक डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज करते हैं। इस टेस्ट में हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो किस जगह पर हैं और कितने ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस हैं। तो हम बात करते हैं कि आपको एंजियोग्राफी कब करवानी चाहिए। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आने से हार्ट की मसल मरने लगती है। तो उसको जल्दी से जल्दी बचाने के लिए हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर हमें ब्लॉकेज मिलता है तो हम वहीं का वहीं उसे एक स्टेंट से फिक्स कर देते हैं। दूसरा इंडिकेशन होता है अनस्टेबल एंजिना। अनस्टेबल एंजिना का मतलब है कि अभी हार्ट अटैक नहीं आया है पर आने ही वाला है। इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसको हम पहचानते हैं अगर आपको काफी दिनों से चेस्ट में या सीने में दर्द हो रहा है और पहले केवल चलने पर ही होता था या एक्सरसाइज करने पर ही होता था, पर आपको कुछ दिनों से अगर केवल बैठे रहने पर भी, या हम कहते हैं एट रेस्ट, सिम्टम्स एट रेस्ट, केवल बैठे बैठे ही आपको अगर चेस्ट में दर्द होने लगा है आजकल, तो हो सकता है कि आपको अनस्टेबल एंजिना डेवलप हो रहा हो। अनस्टेबल माने कि एक स्टेबल कंडीशन नहीं रही है और अनस्टेबल हो चुकी है। हम इवैल्यूएशन के दौरान अनस्टेबल एंजिना में पाते हैं कि जो ईकेजी होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है उसमें हमें चेंजेस मिलते हैं, परंतु आपका जो ब्लड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन वो नेगेटिव रहता है। इसका मतलब आपको अभी हार्ट अटैक नहीं आया है, लेकिन आपके ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर जो चेंजेस होते हैं उससे हम ये जान लेते हैं कि आपको हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसलिए हम तुरंत ही एंजियोग्राफी रेकमेंड करते हैं ताकि हम उस ब्लॉकेज को टैकल कर सकें जल्दी से जल्दी। तीसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी पर जाते हैं, वो होता है एबनॉर्मल अरिथमिया, यानी कि आपकी हार्ट की रिदम एक डेंजरस अरिथमिया में जा रही है, जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के 2 अपर चैम्बर्स और 2 लोअर चैम्बर्स। अगर लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट जो होता है वेंट्रिकल, अगर वो बहुत ही तेजी से बीट करने लगे, जैसे कि 200 या 300 टाइम्स पर मिनट की स्पीड से बीट करने लगे, तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। और कुछ लोगों में हार्ट के ब्लॉकेज का पहला साइन होता है ये डेंजरस रिदम। इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर किसी को ये डेंजरस रिदम 30 सेकेंड से ज्यादा हुई है तो हो सकता है कि उसको एक ब्लॉकेज हो। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए उसको एंजियोग्राफी के लिए लेके जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों इमरजेंट सिचुएशंस को अगर हम अलग रख दें तो हम बात करते हैं उस चेस्ट पेन की जो होता है एक्सरसाइज करने पर, जिसे हम कहते हैं स्टेबल एंजिना। अगर आपको चेस्ट पेन है जो कि एक्सरसाइज करने पर होता है और एक्सरसाइज बंद कर देने पर या फिर रेस्ट करने पर आपका पेन बंद हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेबल एंजिना। इसका मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी है आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में एक ब्लॉकेज बना हुआ हो, लेकिन वो अभी रप्चर नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बन रहा है। इसलिए आपको केवल तभी दर्द होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले मोस्ट कंडीशंस में रेकमेंड करते हैं एक स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें कि या तो आपको ट्रेडमिल पर चलने के लिए बोला जाएगा और उसके साथ ही आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया जाएगा। उसमें जो चेंजेस हम देखते हैं उसके बेसिस पर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको ब्लॉकेजेस होने की संभावना है या नहीं है। अगर स्ट्रेस टेस्ट में हमें ये मालूम पड़ता है कि आपको एक हार्ट ब्लॉकेज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर हम आपको डायरेक्टली एंजियोग्राफी के लिए रेकमेंड करते हैं। अगर हमें स्ट्रेस टेस्ट में ये पता चलता है कि आपको ब्लॉकेजेस की संभावना काफ़ी कम है, या फिर अगर ब्लॉकेज है तो वो बहुत ही छोटा ब्लॉकेज है, तो हम बिना एंजियोग्राफी किए भी
आपको ट्रीटमेंट मेडिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोगों को जिनको छोटा ब्लॉकेज होता है, केवल मेडिकेशन ट्रीटमेंट से ही काफ़ी आराम आ जाता है और उन्हें इन्वेजिव टेस्टिंग की यानी कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो इक्विवोकल होता है या नॉन डायग्नोस्टिक होता है। स्ट्रेस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं, या फिर कोई ट्रेडमिल पर चल नहीं सकते काफ़ी तेज़, काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। तो उन सिचुएशंस में भी हम ये रेकमेंड करते हैं कि हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी पे प्रोसीड करें। अब अगर किसी को स्ट्रेस टेस्ट से पता चला है कि उसे छोटे या मीडियम साइज के ब्लॉकेज हो सकते हैं, और अगर हमने बिना एंजियोग्राफी के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और उनको राहत आ गई, तो हम वहीं पर मेडिकेशन कंटिन्यू करते हैं। पर अगर कुछ महीने बाद फिर से चेस्ट पेन आने लगा दवाइयाँ खाने के बावजूद, तो उस सिचुएशन में हम फिर रेकमेंड करते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी करें, ताकि अगर ब्लॉकेज बढ़ गया है तो हम स्टेंटिंग करें। ये जो अप्रोच है पहले स्ट्रेस टेस्ट करने की और फिर एंजियोग्राफी करने की, ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, एंजियोग्राफी जो होती है वो एक फ्री ऑफ रिस्क प्रोसीजर नहीं है, एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम आपकी रिस्ट से या आपकी ग्रॉइन पेल्विक एरिया से आपके हार्ट में जाते हैं, वायर्स लेके जाते हैं, कैथेटर्स यानी कि रबर ट्यूब्स लेके जाते हैं, डाई इंजेक्ट करते हैं। इन सब में चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं पर फिर भी चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, या हार्ट में डैमेज के, या हार्ट की आर्टरीज को डैमेज हो जाने के, या फिर हार्ट की मसल डैमेज हो जाने के, इन सब के चांसेस रहते हैं। तो अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है या ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी पर ही जाएं। एंजियोग्राफी करने के लिए हम प्रॉपरली पेशेंट का फुल हिस्ट्री लेते हैं, फुल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर हम केस बाय केस बेसिस एंजियोग्राफी रेकमेंड करते हैं, ताकि हम जो बेनिफिट है वो ज़्यादा रहे रिस्क से किसी भी प्रोसीजर का। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मिले होंगे, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू।